वेलकम टू एजुकेशन वायर। दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन वायर में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग करेंट अफेयर्स से संबंधित महत्वपूर्ण और सिलेक्टेड प्रश्न पढ़ने वाले हैं जो परीक्षाओं में अधिकतर बार पूछा गया हो। हाल ही शशि थरूर को किस देश की सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डे ला लीजेंडी ऑनर से सम्मानित किया गया? इटली गलत हो जाएगा, डेनमार्क भी गलत हो जाएगा, फ्रांस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही शशि थरूर को किस देश की सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डे ला लीजेंडी ऑनर से सम्मानित किया गया? तो फ्रांस को। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सुगनी नासवार कहाँ बनती है? तो देवली बिल्कुल गलत है, ब्यावर ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में सुगनी नासवार कहाँ बनती है? तो ब्यावर में। अगला प्रश्न है, दुनिया में पहली बार किस देश ने एआई कृत्रिम बुद्धिमत्ता राजनयिक डिप्लोमेट नियुक्त किया? रूस आपका गलत हो जाएगा, यूक्रेन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दुनिया में पहली बार किस देश ने एआई कृत्रिम बुद्धिमत्ता राजनयिक डिप्लोमेट नियुक्त किया? तो यूक्रेन ने। अगला प्रश्न है, दुनिया के पहले एआई राजनयिक का नाम बताइए जो यूक्रेन की प्रतिनिधित्व करेगी? तो विक्टोरिया डी गलत हो जाएगा, विक्टोरिया सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी हैं, आप लोग देख लीजिए। विक्टोरिया सी एआई जनरेटर प्रवक्ता का उपयोग यूक्रेनी विदेशी मंत्रालय ने मई 2024 में एआई जनरेटेड प्रवक्ता विक्टोरिया सी को पेश किया। इसे पूर्व तैयार आधिकारिक बयान देने के लिए बनाया गया है। द इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार यूक्रेनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि वो इतिहास में पहली बार अपने बयानों को पढ़ने के लिए विक्टोरिया सी नामक एक डिजिटल प्रवक्ता का उपयोग करेगा, लेकिन कथित तौर पर बयान इंसानों द्वारा लिखे जाएंगे। इतना ही नहीं, यूक्रेन मंत्रालय ने डीपफेक जैसे मुद्दों से निपटने के लिए पर्याप्त उपाय किए हैं। विक्टोरिया सी के हर एक बयान में एक क्यूआर कोड दिखेगा जो आधिकारिक वेबसाइट और टेक्स्ट वर्जन से लिंक होगा। एआई जनरेटेड प्रवक्ता की गतिविधि कैसी है? तो सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में विक्टोरिया सी गहरे रंग का सूट पहने दिख रही है और अपना परिचय डिजिटल पर्सनल विक्टोरिया सी के रूप में दे रही हैं। एआई प्रवक्ता बोलते समय अपना सिर और हाथ भी हिलाती हैं। दिलचस्प बात यह है कि एआई राजनयिक का लहजा और आवाज़ यूक्रेनी गायिका और टीवी सेलिब्रिटी रोजाली नोम्ब्रे पर आधारित है। अन्य देशों के लिए प्रेरणा। एआई डिप्लोमेट को लाना यूक्रेन का एक बड़ा कदम है, क्योंकि यूक्रेन द्वारा इस टेक्नोलॉजी का अपनाना बाकी देशों को भी प्रेरित करेगा। हालांकि एआई जनित प्रवक्ता अभी केवल दृश्य हैं, वे दिन दूर नहीं हैं जब विदेश नीति पर प्रशिक्षित एआई सिस्टम कहीं अधिक महत्वपूर्ण कार्यों और कम्युनिकेशन को संभालेंगे। अगला हेडिंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई क्या है? एआई यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता एक ऐसी मशीन है जो बुद्धिमान हो, खुद से डेटा का एनालिसिस कर सके, बात कर सके, भाषाएं बोले और समझ सके, मुश्किल सवालों को जवाब तलाश कर सके, दिए गए काम को अंजाम दे सके। एआई का उदाहरण ओपन एआई का चैट जीपीटी और गूगल का बोर्ड है। ये तो सिर्फ उदाहरण है। एआई जब इससे ज़्यादा प्रभावी रूप से अलग अलग रूप में इस्तेमाल हो रहा है। यूक्रेन के बारे में, यह पूर्वी यूरोप का एक देश है। यह रूस के बाद दूसरा सबसे बड़ा यूरोपीय देश है। इसकी सीमा बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया और हंगरी, दक्षिण पश्चिम में रोमानिया और मोल्दोवा से लगती है। राजधानी है कीव। यूक्रेन का राजधानी कहाँ है? कीव। करेंसी है यूक्रेनी रिवनिया। प्रेसिडेंट है वोलोडिमिर जेलेंस्की। रूस यूक्रेन जंग 2 साल से ज़्यादा। फरवरी 2024 में रूस यूक्रेन जंग को 2 साल पूरे हो गए हैं। अमेरिका के आंकड़े के मुताबिक जंग में फरवरी तक रूस के 1,80,000 और यूक्रेन के 70,000 सैनिक मारे जा चुके हैं। यूक्रेन के 5 बड़े शहरों पर रूस का कब्जा है। दोनों देश समझौते का तैयार नहीं है। यूक्रेन कहना है कि जब तक रूस उसके राज्यों को कब्जा नहीं हटा लेता वो हमले जारी रखेंगे, जबकि रूस यूक्रेनी राज्यों में से कब्जा नहीं छोड़ना चाहता है, जबकि रूस यूक्रेनी राज्यों से कब्जा नहीं छोड़ना चाहता है। अगला प्रश्न है,
गाजा में बिगड़ते हुए मानवीय संकट का हवाला देकर तुर्की ने किस देश के साथ सभी तरह से व्यापार पर रोक लगा दी? फलिस्तानी गलत हो जाएगा, ईरान भी गलत है, लेबनान भी गलत हो जाएगा, इजराइल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गाजा के बिगड़ते हुए मानवीय संकट हवाला देकर तुर्कियों ने किस देश के साथ सभी तरह के व्यापार पर रोक लगा दी? तो इजराइल। इजराइल का कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है। इजराइल हमास युद्ध। गाजा पट्टी से हमारा और इजराइल के बीच वर्तमान सशस्त्र संघर्ष 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुआ था। उस वक्त जब हमास ने दक्षिण इजराइल पर एक आश्चर्यजनक हमला किया। इजराइल ने 27 अक्टूबर 2023 को हवाई बमबारी और ज़मीनी आक्रमण शुरू करके जवाब दिया। अप्रैल 2024 तक आक्रमण में 34,000 से अधिक गाजा वासी मारे गए। तुर्कियों ने इजराइल के साथ कारोबार पर रोक लगाई। तुर्की इजराइल की सैन्य कार्रवाइयों का कट्टर आलोचक है। तुर्कियों ने मई 2024 में घोषणा की कि वो तत्काल प्रभाव से इजराइल को सभी प्रकार के कारोबार पर रोक निलंबन लगा रहा है। तुर्कियों ने गाजा में बिगड़ते हुए मानवीय संकट के लिए इजराइल के जिम्मेदार ठहराया और इसी भी बात का हवाला देकर यह कदम उठाया है। तुर्कियों के व्यापार और मंत्रालय का कहना है कि जब तक गाजा में बिना किसी अवरोध के पर्याप्त मदद सुनिश्चित नहीं की जाती तब तक यह फैसला लागू रहेगा। दरअसल इजराइल ने तुर्की के सैन्य मालवाहक विमानों को गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाने का अभियान से शामिल होने से रोक दिया है। तुर्कियों का कहना है कि जब तक इजराइल संघर्ष विराम की घोषणा नहीं करता और सहायता की अनुमति नहीं देता तब तक इजराइल के खिलाफ कई उपायों के साथ जवाब देगा। गाजा भूखे लोगों की हवाई मार्ग से सहायता पहुंचाने हमारा प्रयास को रोकने के लिए इजराइल के पास कोई बहाना नहीं है। 2023 में दोनों के बीच कारोबार 2023 में दोनों देशों के बीच $7 अरब का व्यापार हुआ था। तुर्की की ओर से जारी बयान में कहा गया व्यापार पर रोक निलंबन से सभी उत्पाद शामिल हैं। इजराइल ने क्या कहा? इजराइल ने क्या कहा था? इजराइल ने विदेशी मंत्री ने तुर्की की राष्ट्रपति रेचेप तैयब अर्दोगान पर तानाशाह की तरह बर्ताव करने का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर विदेश मंत्री काडज ने लिखा, यह तुर्की के लोगों को व्यापारियों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक समझौते को अनदेखा करना है। नोट है 1949 में तुर्की पहला मुस्लिम बहुसंख्यक आबादी वाला देश बना था जिसने इजराइल का मान्यता दी थी, लेकिन बीते कुछ दशकों में दोनों देशों से संबंध बिगड़े हैं। तुर्की की राजधानी अंकारा, राष्ट्रपति हैं रेसेप तैयब अर्दोगान, मुद्रा है तुर्की लीरा, आबादी है 8.35 करोड़, पड़ोसी देश ग्रीस, बुल्गारिया, जॉर्जिया, आर्मेनिया, ईरान, इराक, सीरिया, समुद्र भूमध्य सागर, काला सागर और कैस्पियन सागर। इजराइल की राजधानी है यरूशलेम, प्रमुख शहर है तेल अवीव, प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, मुद्रा है न्यू शेकेल। फिलिस्तीनी यूएन में इसे देश की दर्जा नहीं, यूएन ने ऑब्जर्वर स्टेट के रूप में दर्जा दिया हुआ है। राजधानी है यरूशलेम, प्रशासनिक केंद्र रमल्ला। 2 हिस्से में देश वेस्ट बैंक, आबादी करीब 40 लाख और गाजा आबादी 20 लाख। राष्ट्रपति है मोहम्मद अब्बास, प्रधानमंत्री है मोहम्मद मुस्तफ़ा, मुद्रा है इजिप्शियन पाउंड, इजरायली न्यू शेकेल, जॉर्डियन दिनार। अगला प्रश्न है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई आपका बिल्कुल गलत, 2 मई भी गलत हो जाएगा, 3 मई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 मई को। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? 2024 की थीम ग्रह के लिए एक प्रेस पर्यावरण संकट के सामने पत्रकारिता। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस पहली बार यूनेस्को के सम्मेलन की सिफारिश के बाद 1993 में मनाया गया था। यह दिन प्रेस की स्वतंत्रता के मूलभूत सिद्धांतों की सम्मान करने और उन्हें बरकरार रखने का एक महत्वपूर्ण दिन है। यह दिवस लोगों की एक लोकतांत्रिक समाज और में मीडिया का महत्वपूर्ण भूमिका की याद दिलाता है। 2022 में दुनिया में 67 पत्रकार मारे गए। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंटोनियो गुटेरेस के अनुसार 2022 में दुनिया में कम से कम 67 मीडियाकर्मी मारे गए। इस आंकड़े की पिछले वर्षों की तुलना में अविश्वसनीय 50% की वृद्धि हुई है। लगभग 3/4 महिला पत्रकारों ने ऑनलाइन हिंसा का अनुभव किया
और 4 में से एक शारीरिक रूप से धमकी दी गई। अगला प्रश्न है, विश्व प्रेस सूचांक 2024 में पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो पुर्तगाल आपका गलत हो जाएगा, आयरलैंड भी गलत है, फिनलैंड भी गलत है, नॉर्वे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो नॉर्वे। महत्वपूर्ण बिंदु है, प्रभावशाली देशों की स्थिति। यूएसए 55, यूनाइटेड किंगडम 23, फ्रांस 21, जर्मनी 10, रूस 162, सऊदी अरब 166, ऑस्ट्रेलिया 39। अगला प्रश्न है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 भारत की रैंकिंग क्या है? तो 159 है, आपका 159 करेक्ट आंसर हो जाएगा। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, 2024 में भारत की रैंक 159, पिछले से 2 स्थान बेहतर है। 2023 में भारत की रैंक 161 था। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स किसने जारी किया? रिपोर्ट विदाउट बार्ड्स RSF इसे ग्लोबल मीडिया वाचडॉग माना जाता है। यह एक इंटरनेशनल NGO है जिसका घोषित उद्देश्य मीडिया की स्वतंत्रता की रक्षा करना और उसे बढ़ावा देना है। इसका मुख्यालय पेरिस में है। इसे संयुक्त राष्ट्र के साथ सलाहकार की दर्जा प्राप्त है। किन इंडिकेटर के आधार पर रिपोर्ट की तैयार होती है? पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक और लेजिस्लेटिव, सोशल सिक्योरिटी, पड़ोसी देश। 2024 रैंक 2023 रैंक। चीन 172 2024 में, 169 था 2023 में और 172 हुआ 2024 में। नेपाल 74 से 95, बांग्लादेश 165 163, म्यांमार 171 173, भूटान 174 174 91, श्रीलंका 150 135, पाकिस्तान 152 150, अफगानिस्तान 178 152। इधर 2024 का रैंकिंग है और इस बगल आपका 2023 का रैंकिंग है। अगला प्रश्न है, अतुल कुमार अंजान का निधन 3 मई 2024 को हो गया। वो किस वामपंथी राजनीतिक दल के राष्ट्रीय सचिव थे? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI, आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अतुल कुमार अंजान का मिशन 3 मई 2024 को हो गया। वो किस वामपंथी राजनीतिक दल के राष्ट्रीय सचिव थे? तो CPI। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई बिल्कुल गलत, 2 मई भी गलत है, 3 मई भी नहीं सही है, राइट हो जाएगा 4 मई। यह दिवस उन अग्निशमन विशेषज्ञों को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवाई है। अगला प्रश्न है, सोलोमन द्वीप राष्ट्र के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो डैनी लिल्लो गलत हो जाएंगे, जेरेमिया मैनले आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, सोलोमन द्वीप राष्ट्र यह दक्षिण प्रशांत क्षेत्र में सैकड़ों द्वीपों का एक राष्ट्र है जिसमें द्वितीय विश्व युद्ध के कई स्थल है। प्रधानमंत्री यहाँ का सोलोमन द्वीप का प्रधानमंत्री हैं जेरेमिया मानेली। राजधानी है होनियारा। करेंसी है सोलोमन द्वीप डॉलर। क्षेत्रफल 28,896 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या लगभग 7.24 लाख 2022 में था। अगला प्रश्न है, प्लेबैक सिंगर उमा रामानंद का निधन 1 मई 2024 को हो गया। वो इनमें से किस भाषा का गाती थी? भोजपुरी में, तमिल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट वाला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के भारतीय वन कार्यकर्ता का नाम बताइए जिन्हें गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया। तो अखिल श्रीनिवास गलत हो जाएंगे, आलोक शुक्ला आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चुने गए 7 लोग, भारत के आलोक शुक्ला, अमेरिका के एंड्रिका बिदौर, ब्राजील के मार्सेल गोम्स, ऑस्ट्रेलिया के मुरावा मारुचि जॉनसन, स्पेन के ट्रेसा बिसेंट, दक्षिण अफ्रीका के नानले मम्बुथुमा और सेनुगुगु जुकुकुलू। ऐसा नाम है। क्यों दिया गया पुरस्कार? उन्होंने छत्तीसगढ़ के करीब 4,45,000 एकड़ लगभग 180,000 हेक्टेयर में फैले हंसदेव जंगलों को बचाने के लिए कार्य किया, जिससे उन्हें यह पुरस्कार मिला। इस एरिया में 21 कोयला खदानें हैं। आलोक शुक्ला ने इन कोयला खदानों से ही जंगलों को बचाने के लिए अभियान चलाया था। पुरस्कार किन्हें मान्यता देता है? ये पुरस्कार दुनिया के लगभग 6 महाद्वीपों क्षेत्रों के जमीन स्तर के पर्यावरण नायकों को मान्यता देता है। वे क्षेत्र हैं अफ्रीका, एशिया, यूरोप, द्वीप राष्ट्र, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण एंड
मध्य अमेरिका। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार। गोल्ड पर्यावरण पुरस्कार हर साल जमीनी स्तर के पर्यावरण कार्यकर्ताओं को दिए जाने वाला पुरस्कार है। यह पुरस्कार गोल्डमैन पर्यावरण फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में है, कैलिफोर्निया में है। इसे ग्रीन नोबेल भी कहा जाता है। पुरस्कार की स्थापना 1989 में की गई थी। आज की वीडियो समाप्त हो रही है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जल्दी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए